नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इंटरटेनिंग, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने जा रही है, तो फटाफट रेडी हो जाइए और लाइक एंड शेयर करिए जो है सभी बच्चों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें बच्चों। और आज की क्लास में हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता के रीज़न और उसके द्वारा उसके जीवन में किए गए प्रयोग, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक, तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए बच्चों और क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग जो है आ चुके होंगे और एक बार आप लोग ऑडियो वीडियो क्लियर बताने की कोशिश करें कि क्या सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके है, या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। देवेश फिजा, बच्चों एक बार दिल से सभी लोग जो है लाइक एंड शेयर करिए फटाफट बच्चों। अजय महतो, मनीषा, जागृति, शिवशंकर, मनीषा, चलिए बाकी लोगों को भी शेयर करिए, बाकी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करिए। वेरी गुड। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों और आज देखेंगे मोहम्मद तुगलक की असफलता, कहाँ पर असफल हुआ मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को हमारी तरफ से बच्चों बहुत सारा प्यार और सबको नमस्कार हमारी तरफ से। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले कम से कम क्लास के विषय में जानकारी देना चाहेंगे बच्चों की कौन कौन सी क्लासें अभी अनअकैडमी पर हमारे द्वारा ली जा रही हैं, उनके विषय में जानना जरूरी है। ये बच्चों लक्ष्य प्रोग्राम के तहत 8 बजे क्लास होती है जिसमें आप सभी लोग अभी लाइव हैं, और ये हमारा बच्चों एक एक्सपीरियंस लेटर आप कर सकते हैं कि एक लंबा अनुभव आप लोगों के साथ वर्क करने का है, ठीक है, और इस अनुभव का लाभ आप लोग भी ले सकते हैं, ठीक है, इस अनुभव का लाभ बच्चों आप लोग भी ले सकते हैं अपने लाइफ को बेहतर करने में, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में, और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बेहतर आपके साथ हो पाएगा। स्पेशल क्लासें 2 क्लासें हमारी होती बच्चों, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती हैं, चूँकि आपको पता है कि अनअकैडमी 2 तरह की क्लासेस प्रोवाइड करती है। एक क्लास अनअकैडमी की बच्चों होती है यूट्यूब पर, एक क्लास आपकी यूट्यूब पर होती है, ठीक है, जो फ्री ऑफ कास्ट होती है, कोई फ़ी नहीं होती इसकी। ठीक, दूसरी क्लासेस जो होती बच्चों वो ऐप पर होती हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 3 तरह की क्लासेस होती है, उसमें एक तरह की क्लास आपकी स्पेशल क्लास होती है, ठीक, और दूसरी क्लास इसमें बच्चों होती है आपका टेस्ट, MSQ टेस्ट आपका जो अभी लॉन्च हुआ है, बहुत ही बेहतर है बच्चों, MSQ टेस्ट होता है, और तीसरी क्लास आपकी प्लस की होती है, ठीक है। 3 तरह की क्लासेस आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती हैं, स्पेशल क्लासेस, और ये दोनों क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट होती है बच्चों, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। स्पेशल क्लास में हमारी 2 क्लासें अभी कंटिन्यू हैं, एक मॉर्निंग में 10 बजे होती है जहां मेडिकल हिस्ट्री अभी फिनिश होने वाली है, और यहां पर एक नया शेड्यूल लॉन्च होगा बहुत जल्द बच्चों, और यहां पर आप देख सकते हैं 10 बजे रात को प्रैक्टिस सेशन होता है। अभी यहां पर क्या है कि यहां पर बच्चों आपका हिस्ट्री का अभी यहां पर पॉलिटी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, पॉलिटी का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आपको प्लस पर जाना, कंप्लीट तैयारी अगर आपको चाहिए बच्चों, तो प्लस पे यहाँ पर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री मेंस ओरिएंटेड कोर्स समाप्त हो चुका है, और वर्ल्ड हिस्ट्री बच्चों ये चल रहा है, कंटिन्यू है, और प्लस पर ही आर्ट एंड कल्चर की न्यू बैच स्टार्ट किया हमने 8 सितंबर से। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे 2021, 22 और 23 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो यहाँ पर प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन 2 तरह से किया जा सकता है, एक आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के द्वारा, दूसरा आइकॉनिक के द्वारा। यहाँ पर जब भी आप आएंगे बच्चों 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स आपको मिल सकता है, ठीक है, और दोनों कोर्स में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, यानी प्री मेंस इंटरव्यू दोनों के लिए बच्चों कहीं जाने की जरूरत नहीं, यार आप लोगों को कहीं नहीं जाने की जरूरत है, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ मिलेगी, चाहे वो ऑप्शनल हो, GS हो, एवरीथिंग इज, आपको हर चीज़ यहाँ पर कंप्लीट मिलेगी। आइकॉनिक तो इतना बेहतर है कि यहाँ पर आपको एक पर्सनल कोच भी आपको दिया जाता है अनअकैडमी की तरफ से, जो रेगुलर आपको टास्क देता है, वर्क देता है, उसको चेक करता है, ठीक है, आपको मेंटर करता है, गाइड करता है, ठीक। तो ये आइकॉनिक में एक अतिरिक्त सुविधा है। बाकी आप दोनों में बच्चों हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे गाइडेंस में आप वर्क कर सकते हैं। आइकॉनिक की जो फ़ी है वो थोड़ा सा बेहतर है, ये 99,000 है, लेकिन यहाँ 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% आपको बच्चों डिस्काउंट मिल जाएगा आइकॉनिक में, और ये 10% डिस्काउंट के बाद आइकॉनिक बच्चों 10% डिस्काउंट के बाद आपको केवल 2 ईयर का आइकॉनिक कोर्स 89,100 में और 1 ईयर का
57,600 में आपको मिल जाएगा ये कोर्स जो है। और दूसरी चीज़ आपको ये SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है जिसका यूज करना होगा आपको। आप हमारे कोड को यूज करेंगे तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे। SKY लाइव ये हमारा रेफरल कोड है, SKY लाइव, ठीक है। इसका यूज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक। और प्लस सब्सक्रिप्शन ये भी आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 57,600 में और 1 ईयर का 39,600 में आपको उपलब्ध होगा, ठीक है। तो ये दोनों कोर्स आप जो है ले सकते हैं बच्चों, दोनों से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम चलते हैं। अब अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पूरी तरह से आपके साथ एक डिफरेंट पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं। आपको बेसिक से आपको सिखाया जाता है बच्चों, आपको हमेशा जो है यहाँ पर केयर किया जाता है। आप हमारे गाइडलाइन में वर्क कर सकते हैं, हमारे गाइडेंस में आपको काम करने का यहाँ पे अवसर मिलेगा, ठीक है। और दूसरा आपकी तैयारी की शुरुआत जो है वो मेन से कराई जाती है, क्योंकि यही सबसे बेहतर अप्रोच होता है, ठीक। और ये कोड हमारा है बच्चों रेफरल कोड SKY लाइव, ठीक। इस कोड को यूज करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट सभी लोग रेडी हो गए हैं तो क्लास को बच्चों कंटिन्यू करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। शिवांगी जी, शीला कुमारी, चलिए सभी लोग आ गए हैं बच्चों। एक बार आप लोग कोशिश करिए और बाकी लोग भी जो हैं वो लोग भी क्लास ज्वाइन कर सकें। एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए आप लोग जो हैं। आर्या सुमन जी कह रहे हैं पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराइए, तो लगभग तो हो ही गया है। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा ही दिया हूँ, मेडुअल चल रहा है, मॉडर्न आप पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है। तो सर लगभग तो हो गया। तो अगर आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो लगभग कंप्लीट होने वाला है, इसके लिए परेशान नहीं होना बेटा, ठीक है। चलिए बाकी लोग भी सर जुड़ गए क्लास से, सभी लोग। बलवंत जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते बच्चों। और आज हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से प्रयोग किए। मोहम्मद बिन तुगलक के असफल प्रयोग, यम्बीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के असफल प्रयोग। मोहम्मद बिन तुगलक के असफल प्रयोग, ठीक है। चलिए तो बच्चों आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में 4 से 5 ऐसे उन्होंने प्रयोग किए जो क्या रहे, असफल रहे, ठीक। और सभी प्रयोगों के असफल होने का रीज़न अलग अलग है, ठीक है, सबके कारण अलग अलग हैं। और जिन प्रयोगों की बात मैं कर रहा हूं पहले आप उनको एक साथ जान लीजिए, फिर एक एक करके हम उनकी चर्चा करेंगे कि आखिर मोहम्मद बिन तुगलक जैसा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी जो शिक्षित था, तार्किक था, बौद्धिक था, फिर भी वो अपने जीवन में असफल क्यों रहा। क्या वो समाज से लड़ नहीं पाया, क्या उसकी नीतियों में कुछ खामियां थी, क्या वो प्रशासन पे उसकी बेहतर पकड़ नहीं थी, या अलाउद्दीन खिलजी से कम योग्य था वो। तो कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की राजनीतिक नीतियां या जो भी प्रयोग उसने अपने जीवन में किया वो असफल क्यों रहा, उसके विषय में जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहले इनके प्रयोग, असफल प्रयोग कौन कौन से हैं उसको जान लेते हैं। तो पहला इन्होंने जो प्रयोग किया वो है दोआब में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र माने समझ रहे होंगे, जो बच्चे दोआब नहीं जानते हैं, दोआब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक। तो यहाँ गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र की बात हो रही है, क्योंकि आपको ये पता है कि इनसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने पश्चिमी यूपी यानी मेरठ से लेकर आपके प्रयागराज तक के क्षेत्र को पूरी तरह से बच्चों खालिशा भूमि में परिवर्तित कर दिया था, यानी राजकीय भूमि में उन्होंने क्या किया था, बदल दिया था, ठीक है। तो राजकीय भूमि बन चुकी थी। अब यहां पर दोआब में कर वृद्धि इन्होंने पहला प्रयोग किया। दूसरा जो इन्होंने प्रयोग किया वो है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन
दूसरा प्रयोग इनका है राजधानी परिवर्तन। राजधानी इन्होंने बदला था दिल्ली से दौलताबाद, ठीक। और इसको आप मान लीजिए 1326, इसको कंफ्यूज मत रहिएगा, 1327, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका बच्चों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। फोर्थ है बच्चों आपका कराची अभियान, खुरासन अभियान। खुरासन अभियान। और पांचवा है कराची अभियान। कराची अभियान, ठीक। तो ये 5 प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बच्चों किए गए, जो पांचों क्या रहे, असफल रहे, ठीक है। पांचों क्या रहे, असफल रहे, ठीक। तो खुरासन अभियान, कराची अभियान और सांकेतिक मुद्रा, दोआब में कर वृद्धि और राजधानी परिवर्तन, ये 5 प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए। और पांचों प्रयोगों को बच्चों हम बड़ी बारीकी से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में पांचों के प्रयोग असफल क्यों रहे, मोहम्मद बिन तुगलक में क्या खामियां थी, उस चीज़ को समझने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, और लाइक एंड शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोग भी क्लास से जुड़ सकें। तो आइए, पहला हम देखेंगे दोआब में कर वृद्धि। पहला प्रयास क्या होगा बच्चों, दोआब में कर वृद्धि, ठीक। चलिए, तो पहला प्रयोग क्या रहा, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। देखिए बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास का या सल्तनत के इतिहास का पहला सुल्तान नहीं था जिसने कर में वृद्धि किया हो। इससे पहले आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने भी कर में वृद्धि किया था। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी रेवेन्यू वसूला था, और बड़े बेहतर तरीके से उसने क्या किया, रेवेन्यू को वसूला और राजकोष को संपन्न बनाया। यहाँ तक कि अनाजों का भंडार इतना बेहतर था कि 1335 तक लोग उसके अनाज को खाते रहे, ठीक। तो कहीं न कहीं उसने एक सफल संचालन किया था अपनी नीतियों, अपने नेतृत्व की क्षमता के बल पर। तो कौन सी ऐसी कमजोरी मोहम्मद बिन तुगलक के समय आ गई जिसकी वजह से जो है ये योजना इनकी क्या रही, विफल रही, ठीक है। कहा जाता है बच्चों, अगर बरनी की बात को हम सुने तो पहली बात तो कितने गुना वृद्धि किया गया, इसको ही लेके थोड़ा सा डाउट है। बरनी कहता है कि 10 या 20 गुना, जबकि फरिश्ता कहता है 3 या 4 गुना। अकॉर्डिंग टू बरनी की किताब का नाम क्या है, तारीख फिरोज शाही। बरनी कहता है कि दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि जो हुई वो 10 या 20 गुना हुई, 10 या 20 गुना, जो एकदम अतिसंयुक्त लगता है। जबकि फरिश्ता कहता है, फरिश्ता लेखक है बच्चों, फरिश्ता कहता है नहीं, 3 या 4 गुना। ये थोड़ा सा जेन्युइन लगता है, 3 या 4 गुना कर में वृद्धि हुई, ठीक है, 3 या 4 गुना कर में वृद्धि हुई। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि जिस दोआब क्षेत्र में इसने कर की वृद्धि किया, जिस दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि इसने किया, उसी दोआब क्षेत्र में इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कर की वृद्धि किया था और वो सफल रहा, लेकिन मोहम्मद तुगलक विफल रहा। तो क्यों? तो बच्चों इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, कहा जाता है कि दोआब क्षेत्र में जिस समय इन्होंने कर वृद्धि किया तो कर वृद्धि करना गलत नहीं था, समय गलत था। जिस टाइम पीरियड में इन्होंने ये टैक्सेशन बढ़ाया वो बच्चों टाइम पीरियड गलत था। दोआब क्षेत्र में जो कर वृद्धि की गई ये समय गलत था। समय गलत क्यों था उसके बारे में आपको बताते हैं बच्चों। कहा जाता है कि इसी समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था। अकाल और प्लेग की समस्या आ गई थी। अकाल और प्लेग की क्या थी? समस्या थी। अकाल पड़ा हुआ था और प्लेग की समस्या से जूझ रहे थे बच्चों वहां के लोग। कहते हैं कि स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक प्लेग से ग्रस्त हो गया था।
और खुद जो है राजधानी दिल्ली को छोड़कर कहां चला गया था? स्वर्गदुआरी। राजधानी दिल्ली छोड़कर ये कहां चला गया था बच्चों? स्वर्गदुआरी। स्वर्गदुआरी, स्वर्गदुआरी ये कहां पे है? कन्नौज में। कहां पे बच्चों? कन्नौज। कन्नौज को आप भारतीय इतिहास में अन्य किस नामों से जानते हैं? महोदया नगर। कन्नौज को हम इतिहास में किस नाम से जानते हैं बच्चों? महोदया नगर के नाम से। ठीक है, ये कन्नौज गंगा नदी के तट पे है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वर्गदुआरी किस नदी के तट पर है? तो स्वर्गदुआरी जो है गंगा नदी के तट पर है। अब सोचिए कि जब स्थितियां विकट हो, जब स्थितियां पूरी तरह से विपरीत हो, जैसे वर्तमान सरकार भी कुछ ऐसे डिसीजन ले रही है जो आज की इस कोविड-19 के दौर में आम जनमानस की क्या है? विपरीत है। ठीक है, लेकिन वो सरकार का मसला है बच्चों, उस पर नहीं जाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमारा अपना यहीं पे रहिए आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों कहीं न कहीं जो है स्वर्गदुआरी की। तो यहां पर जिस माने कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि दोआब में जो कर वृद्धि इन्होंने किया, दोआब में कर वृद्धि करना गलत नहीं था, ये डिसीजन गलत नहीं था, डिसीजन का टाइम गलत था, समय गलत था बच्चों। जिस समय इन्होंने कर वृद्धि किया उस समय जो है इन क्षेत्रों में अकाल और प्लेग की समस्या से लोग क्या थे? ग्रस्त थे। ठीक है, भूखमरी की स्थिति थी। और ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने जनमानस को टैक्स से क्या कर रहे हो? प्रभावित कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स उनसे वसूलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कहीं न कहीं उनके क्रोध को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और हुआ भी ऐसा बच्चों, कहा जाता है कि इनके अधिकारियों ने कठोरता से इस बढ़े हुए टैक्स को वसूलना शुरू किया। ये तो वैसी ही कंडीशन हो गई जैसे लॉर्ड लिटन ने उड़ीसा के गवर्नर जनरल को संदेश दिया था। कहा जाता है आधुनिक भारत में अगर अंग्रेजों के दौर को आप देखिए बच्चों, तो लॉर्ड लिटन जो गवर्नर जनरल रहा, और लॉर्ड लिटन कहीं न कहीं एक माने उस प्रवृत्ति का गवर्नर जनरल था जो भारत साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का गवर्नर जनरल था, यानी भारत के पक्ष में बेहतर नीतियां नहीं रखता था। कहा जाता है कि उड़ीसा के गवर्नर कैंपबेल ने जब यह संदेश भेजा लॉर्ड लिटन को कि जनाब इस साल उड़ीसा में सूखा पड़ गया है, महाकाल पड़ गया है, क्यों ना लगान को माफ कर दिया जाए उड़ीसा के लोगों की, तो लॉर्ड लिटन ने कहा था कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या उड़ीसा की उस जमीन पर घास उगी है? तो उसने कहा जनाब उगा हुआ है। तो उसने कहा मुझे घास काट के लगान चाहिए, लेकिन लगान चाहिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना लॉर्ड लिटन से तो नहीं कर सकते, क्योंकि लॉर्ड लिटन हिंदुस्तान का कभी हुआ ही नहीं। वो हमेशा उनका आर्थिक लाभ कहाँ होता था? इंग्लैंड में होता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा नहीं था बच्चों, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अगर अंग्रेजों की तरह नीति का अनुसरण करता तो वह आगे चलकर जो है अकाल संहिता का निर्माण न करता, किसानों को सौंदर्य ऋण न बांटता, ठीक है, कर क्षेत्र दोआब क्षेत्र में करों को माफ न करता, निःशुल्क जो है भोजन की व्यवस्था न करता उन लोगों के लिए। यानी कहने का मतलब है कि उद्देश्य कहीं न कहीं मोहम्मद बिन तुगलक का गलत नहीं था, उद्देश्य गलत नहीं था बच्चों, टाइम गलत था। और उनके अधिकारियों के द्वारा जो कठोरता से इन टैक्स को वसूला गया, यह दर्शाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो कंट्रोलिंग पावर है अपने अधिकारियों पर, वो बेहतर नहीं था। अधिकारियों ने इनके आदेश का क्या किया? दुरुपयोग किया, जिससे किसानों की जनभावना जो है वो इनके विरुद्ध हो जाती है और वो क्या करती है? विद्रोह कर देती है, जिसकी वजह से इनकी यह नीति क्या होती है? विफल हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि विफल भले हो गई, लेकिन इसके बाद वह क्या नीतियां अपनाता है अपने किसानों के प्रति, यहां के लोगों के प्रति उसने क्या नीति अपनाया? यानी इसे आप कृषि सुधार कह सकते हैं, क्योंकि कृषकों के सुधार के बारे में भी उसने विचार किया। जब ये नीतियां, जब बच्चों सारी चीजें व्यवस्थित हो गई, ठीक, जब वो स्वर्गदुआरी से वापस आया, तो किसानों की समस्या के सुधार के लिए वो क्या प्रयास करता है? तो सबसे पहले उसने क्या किया बच्चों कि उसने एक विभाग बनाया, किसानों की दशा में सुधार करने के लिए उसने एक विभाग बनाया जिसे दीवान-ए-कोही कहा जाता है। जिसे आप क्या कहते हैं? दीवान-ए-कोही कहते हैं, ठीक, जिसे आप क्या कहते हैं? दीवान-ए-कोही। इसे आप कृषि विभाग नाम दे सकते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? कृषि विभाग। जैसे होता क्या है बच्चों, आज भी आप देखिए भारत सरकार में जब किसी विभाग को या किसी क्षेत्र विशेष को ज़्यादा फोकस करना होता है, ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत होती है, तो हम उस विभाग के नाम से एक मंत्रालय गठित कर देते हैं, ठीक है। जैसे इस समय आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आपके टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करने की बात कही गई है। इसका मतलब कि भारत सरकार वर्तमान में एजुकेशन पर फोकस करने का विचार कर रही है। तो इसके लिए क्या किया गया? एचआरडी मंत्रालय को बदलकर क्या नाम दे दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। तो ये होता है भाई, जब आप किसी विशेष वर्ग या विशेष क्षेत्र पर फोकस करते हैं डेवलप करने के लिए, तो आप कहीं न कहीं उसके नाम से एक विभाग या मंत्रालय बनाते हैं।
तो यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी वही किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी क्या किया, दीवाने कोही विभाग की क्या किया, इसने स्थापना किया। दीवाने कोही यानी कृषि विभाग की इसने क्या किया, स्थापना किया। इस विभाग की स्थापना करने के बाद इस विभाग को यह दायित्व दिया गया कि आप इस क्षेत्र में किस तरह से किसानों को राहत पहुंचा सकते हैं, उनकी भूमि की उत्पादकता आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप क्या करिए, नियम बनाइए या उसे पूरी तरह से लागू करिए। ठीक, तो कहा जाता है कि जब इस विभाग की स्थापना हो गई तो पहली बार बच्चों कहा जाता मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि क्षेत्र को विकास खंडों में क्या करता है, बांटता है। कृषि क्षेत्र जो था उसे विकास खंड में डिवाइड करता है, उसे विकास खंडों में क्या करता, विभाजित करता है। विकास खंड में विभाजित किया और प्रत्येक विकास खंड पर एक अधिकारी की क्या करता है, नियुक्ति करता है। प्रत्येक विकास खंड पर एक अधिकारी की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और इस क्षेत्र में उसने कृषि के प्रयोग को क्या किया, लागू किया। कृषि प्रयोग को लागू करने का मतलब विकास खंडों में बांट बांट के वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रयोग करना उसने शुरू किया। तो पहला प्रयोग क्या किया, यहां पर उसने एक नई पद्धति को लागू किया जिसे कहते हैं फसल की सस्यावर्तन पद्धति। उसने क्या किया, फसल की सस्यावर्तन पद्धति लागू किया। फसल की बच्चों सस्यावर्तन पद्धति, फसल की सस्यावर्तन पद्धति क्या किया, लागू किया। फसल की सस्यावर्तन पद्धति लागू किया। इसका क्या मतलब होता है, सस्यावर्तन पद्धति का मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल आपने काटा, ठीक, तो गेहूं की फसल काटे हो तो अगली फसल गेहूं के स्थान पर क्या बोओगे, गन्ना। अगली फसल गेहूं के स्थान पर क्या बोएंगे, गन्ना बोएंगे। तो ये चूंकि आप जानते हैं जैसे आज के समय में क्या है कि अरहर के खेत में क्या होता है कि अरहर की फसल होने के बाद उसमें गेहूं बोया जाता है। क्यों, इसलिए क्योंकि अरहर की जो जड़ होती है उस जड़ में बच्चों राइजोबियम होता है और वो राइजोबियम आपके एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, प्रिजर्व कर लेता है, जिससे मिट्टी की प्रोडक्टिविटी क्या होती, बढ़ जाती है। तो यहां पर सस्यावर्तन पद्धति लागू करने से क्या हुआ, सस्यावर्तन पद्धति से क्या होता है, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी बच्चों बढ़ जाती है। कहीं न कहीं यहां पर वैज्ञानिकता का परिचय मोहम्मद बिन तुगलक दे रहा है। और वो कहता है गन्ना के स्थान पर, अगर गन्ने की फसल आप काट रहे हैं तो इसके स्थान पर अंगूर की खेती करिए। तो ये सस्यावर्तन पद्धति उसने क्या किया, लागू किया। ठीक है, तो एक तरफ तो वो प्रयोग के दौर से गुजर रहा है, प्रयोग कर रहा है ताकि मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और वहीं दूसरी तरफ किसानों को इन बीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उसने क्या किया, सोनधर ऋण बांटा। भाई किसान कहां से ऋण लेगा, कहां से अनाज खरीदेगा, तो इसके लिए उसने क्या किया, किसानों को सोनधर ऋण का वितरण किया। बच्चों उसने सोनधर ऋण बांटा ताकि किसान अपने अनाज को क्या करे, खरीद सके, ठीक है, और फसल का उत्पादन बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? बच्चों समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए लाइक एंड शेयर करते रहिए, बाकी लोगों के पास भी पहुंचनी चाहिए क्लास। तो यहां पर इन्होंने क्या किया बच्चों, सस्यावर्तन पद्धति के द्वारा इन्होंने फसल की यानी मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश किया और साथ साथ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या, सुंदर ऋण बांटा। देखिए बच्चों यहां पर इन्होंने ऋण का वितरण किया। इन्होंने अनुदान नहीं दिया, ऋण दिया। ऋण का मतलब होता है बाद में इसकी वसूली भी की जाएगी। ठीक, तो एक तरफ तो ऋण इसने दिया, वहीं दूसरी तरफ इसने क्या किया, इसने कहा कि किसानों के टैक्स जो है इसने माफ किया। इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में, केवल किसानों की बात नहीं करेंगे, इसमें सभी लोग आने चाहिए। इसने दोआब क्षेत्र में अन्य करों को माफ कर दिया और क्या है, केवल 2 कर वसूला। दोआब क्षेत्र में केवल, दोआब क्षेत्र में केवल ज़कात और उस्र, इन 2 करों को इसने केवल वसूला कुछ समय के लिए। बाकी करों में इसने क्या किया, छूट दे दिया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं विचार से बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक गड़बड़ नहीं था।
यानी वो शोषण नहीं करना चाहता था। कर की दर में वृद्धि करने का ये तात्पर्य नहीं है कि वो किसानों का शोषण करना चाहता था बच्चों, शोषण नहीं चाहता था, ठीक है। अगर ऐसा होता तो वो इन तरह की चीजों को लागू न करता। ज़कात आप जानते हैं ये धार्मिक कर होता है। ज़कात कैसा कर है? ज़कात बच्चों कैसा कर है? धार्मिक कर, ठीक भाई। ये मुसलमानों से लिया जाता था, वार्षिक कर था। एक वर्ष में मुसलमान, अगर कोई भी मुसलमान है, वह अपनी कुल संपत्ति का, टोटल संपत्ति का वर्ष में 2.5% क्या करता था? माने ज़कात के रूप में देता था। और इस कर से जो आय प्राप्त होती थी सरकार को, वह आय जो है मुसलमानों के कल्याण पे खर्च की जाती थी सरकार के। इसलिए इसे हम धार्मिक कर भी कहते हैं बच्चों, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? धार्मिक कर भी कहा जाता है, ठीक। दूसरी चीज ये कि कहते हैं कि उस्र आप जानते हैं बच्चों, उस्र और ज़कात दो तरह के कर इन्होंने वसूला केवल, बाकी करों में इसने क्या किया? छूट दे देता है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है दोआब क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए उसने जो है निःशुल्क बच्चों, निःशुल्क भोजन वितरण की क्या किया? व्यवस्था किया। यहीं पर इसने क्या किया? निःशुल्क भोजन वितरण की व्यवस्था किया। निःशुल्क भोजन वितरण की क्या करता है? व्यवस्था करता है। निःशुल्क भोजन वितरण, निःशुल्क भोजन वितरण की व्यवस्था किया। निःशुल्क भोजन वितरण की क्या किया? व्यवस्था किया इसने। तो अब आप मुझे बताइए कि अब क्या आपको यह लगता है कि नहीं मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने किसानों को लेकर कहीं ज्यादा कट्टर था या उनको परेशान करना चाहता था? ऐसा तो नहीं लगता बच्चों। भाई इन चीजों को देखने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं बच्चों, मुझे तो नहीं लगता कि नहीं उसने ऐसा किया था। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि कहीं न कहीं चूंकि प्रशासन पे बेहतर नियंत्रण नहीं था, सही उचित समय पर इसको लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनकी यह नीति क्या रही? फेल हो गई, ठीक। और इतिहास में इनको एक असफल शासक के रूप में लोगों ने क्या किया? देखा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा चलते हैं। दूसरा बच्चों राजधानी परिवर्तन। दूसरा प्रयोग है राजधानी परिवर्तन। दूसरा प्रयोग इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। दूसरा इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन। राजधानी कहां थी? दिल्ली थी। और दिल्ली से राजधानी ये कहां ले गए? दौलताबाद। दौलताबाद कहां था? दक्षिण में। दौलताबाद कहां था बच्चों? दक्षिण में, ठीक। दिल्ली उत्तर भारत के मध्य केंद्र में है। अब देखिए, कहते हैं कि राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, लेकिन क्या इतिहास में यह पहला शासक था जिसने राजधानी परिवर्तन किया बच्चों? नहीं। इनसे पहले भी राजधानी परिवर्तन या दो राजधानी बनाने की संकल्पना कनिष्क के समय आप देख सकते हैं। कुषाण शासक कनिष्क ने भी दो राजधानियां बनाया था। एक राजधानी उसकी क्या थी? पेशावर। और दूसरी राजधानी उसकी क्या थी? मथुरा। आप गुप्त वंश में देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी दो राजधानियां बनाया था। इनकी राजधानी बच्चों एक तो पाटलिपुत्रा थी, एक राजधानी क्या है? पाटलिपुत्रा। और दूसरी राजधानी क्या है? उज्जैनी। दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। तो प्रश्न ये है कि आखिर बच्चों जब इन दोनों ने सफल रूप से दो राजधानियों का संचालन किया तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सफल क्यों नहीं रहा? भाई ये भारतीय इतिहास में जब दो राजाओं ने सफल दो नेतृत्व कर चुके थे दो राजधानियों का, तो आखिर मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा? क्या इसने इतिहास से नहीं सीखा? भाई इतिहास किस लिए होता है? इतिहास इसीलिए होता है कि आप अपने इतिहास से क्या करें? सीख सकें। लेकिन यहां पर बच्चों अगर आप गौर करिए तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने इतिहास से नहीं सीखा, और जिसकी वजह से उसका ये डिसीजन कहीं न कहीं क्या रहा? विफल रहा। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्यों रहा, ठीक। क्या वास्तव में जो काम उसने किया बच्चों, क्या वास्तव में वह विफल होने लायक था? आखिर वह क्यों विफल रहा? इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो राजधानी परिवर्तन
क्यों किया, क्या रीजन था, या इतिहासकारों ने राजधानी परिवर्तन का कारण क्या बताया है, उसकी चर्चा हम पहले करते हैं कि आखिर वास्तव में राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक करता क्यों है, क्यों उसने राजधानी परिवर्तन किया। ठीक, आइए। तो प्रश्न पहला खड़ा होता है, पहला प्रश्न यह खड़ा होता है कि राजधानी परिवर्तन क्यों, राजधानी परिवर्तन क्यों। राजधानी परिवर्तन क्यों। आपको पता है बच्चों, आप सभी को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष रूप से अधीन करने का प्रयास किया। माफ करिएगा, मैप के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए, कहा जाता है कि दौलताबाद आपका कहां है, यहां पर दौलताबाद यहां बच्चों, और दिल्ली आपकी यहां है। ठीक है, आपको पता है कि इसके पहले समुद्रगुप्त ने भी दक्षिण को जीता था, तमिलनाडु तक के क्षेत्र को। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी का सरदार मलिक काफूर जो है दक्षिण भारत तक को जीता था, होयसल, वारंगल और पांड्य राज्य को। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दक्षिण को जीता। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने बच्चों, कहा जाता है कि यह अलाउद्दीन खिलजी और समुद्रगुप्त के विपरीत जाकर पूरी तरह से दक्षिण भारत को कंट्रोल करना चाहता था, पूरी तरह से दक्षिण भारत को अपने अधीन करना चाहता था। और बर्नी ये कहता है, बर्नी कहता है पहला कारण क्या देता बर्नी, अकॉर्डिंग टू बर्नी, बर्नी के अनुसार बच्चों, बर्नी कहता है कि चूंकि दौलताबाद जो है, दौलताबाद उसके साम्राज्य के केंद्र में था। अब भाई यहां तक का क्षेत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने जीत लिया था, भाई उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र इसके अधीन था ही। तो बर्नी कहता चूंकि दौलताबाद उसके राज्य के केंद्र बिंदु में था और इसलिए दक्षिण भारत को बेहतर तरीके से वो कंट्रोल कर सके, इसलिए उसने दौलताबाद को राजधानी बनाया। ये कहना है किसका, बर्नी का। लेकिन क्या वास्तव में दौलताबाद केंद्र बिंदु में है? आपको क्या लगता है, क्या सच है बर्नी का कहना? बर्नी कहता कि दौलताबाद उसके राजनीतिक केंद्र बिंदु में था, उसके साम्राज्य के मध्य बिंदु में था, इसलिए उसने इसको राजधानी बनाया और दक्षिण भारत को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, दक्षिण भारत को माने दौलताबाद को राजधानी बनाया। लेकिन बच्चों क्या यह पूरी तरह से सच दिखाई देता है? आपको कहीं से लग रहा है कि दौलताबाद उसके राज्य के केंद्र बिंदु में है? नहीं बच्चों, और यही वजह था उसके विफल होने का भी, अभी उसके बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन महान इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बच्चों, महान इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कहना है, इन्होंने कहा कि चूंकि जो दिल्ली है, ये दिल्ली हमेशा से मंगोलों के खतरे में रहती थी, यहां से बार बार मंगोल आक्रमण होता था। ठीक, यहां तक कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली को बचाने के लिए सीरी को अपनी द्वितीय राजधानी बना लिया था, दक्षिणी दिल्ली में जाके। ठीक है, तो मंगोलों का चूंकि बार बार आक्रमण दिल्ली पे होता रहा, इसलिए मंगोलों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने एक दूसरी राजधानी बनाया जिसे क्या कहते हैं, दौलताबाद। इन्होंने एक दूसरी राजधानी बनाया जिसे क्या कहते हैं, दौलताबाद। अकॉर्डिंग टू आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, इन्होंने मंगोलों को कारण माना इस राजधानी परिवर्तन का। मंगोल आक्रमण हमेशा होता रहा। ठीक है, इन्होंने मंगोलों को रीजन बताया जिसकी वजह से राजधानी परिवर्तन हुआ। इसके बाद एक इतिहासकार है मोहम्मद हबीबुल्ला। मोहम्मद हबीबुल्ला साहब कहते हैं बच्चों, ये बड़ी अच्छी बात कहते हैं मोहम्मद हबीबुल्ला, लेकिन ये तो परिणाम की बात कह गए। मोहम्मद हबीबुल्ला मोहम्मद हबीबुल्ला कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी इस्लामिक संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाना चाहता था, इसका प्रसार करना चाहता था। इनका मानना है कि यह इस्लामिक संस्कृति का दक्षिण भारत में प्रचार करना चाहता था, जिसकी वजह से इसने राजधानी को क्या किया, दौलताबाद बनाया। यानी इनका साफ साफ कहना है मोहम्मद बिन तुगलक साहब का
कि एमबीटी ने जो राजधानी परिवर्तन किया उसके पीछे उसका मकसद ये था कि वह इस्लाम को दक्षिण भारत में क्या करे, ले जा सके। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आप गौर फरमाइए तो क्या वास्तव में एक शासक, क्या सल्तनत काल का एक शासक जो है केवल इस्लाम के विस्तार के लिए किसी भी क्षेत्र भूभाग को जीता? क्या इस्लामिक संस्कृति का विस्तार करने के लिए उसने ऐसा किया था? नहीं बच्चों, ये तो जब राजधानी परिवर्तन हुआ तो ये प्रक्रिया तो ऑटोमेटिक हो गई बच्चों। कहते हैं कि इस्लाम यानी इस्लामिक सभ्यता और संस्कृति जो है मुसलमानों के साथ साथ ऑटोमेटिक दक्षिण में पहुंच गई। ये तो अपने आप हो गया, इसमें करने का कोई मकसद ही नहीं था। ठीक है, एक इतिहासकार और है इब्न बतूता, एक इतिहासकार हैं बच्चे इब्न बतूता। इब्न बतूता कहते हैं, इब्न बतूता कहता है कि यह दिल्ली के लोगों को दंड देना चाहता था। दिल्ली के लोगों को दंडित करना चाहता था। दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहता था बच्चों? दंडित करना चाहता था। इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली के लोग जो है उसे गंदी गंदी गालियां दिया करते थे, गंदे गंदे पत्र लिख के उसके राजमहल में फेंका करते थे। जनता जो है पूरी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक को पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से क्रोध में वह दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए वो राजधानी को क्या करता, परिवर्तित करता है और पूरी तरह से दिल्ली के लोगों को वो दौलताबाद क्या कर देता, विस्थापित कर देता है। इब्न बतूता तो यहां तक कहता है कि यहां पर कोई कुत्ता और बिल्ली भी गलियों में नहीं बचे थे, जो कहीं न कहीं बच्चों एक अलंकारिक है, अतिशयोक्ति है, जबकि ऐसा नहीं था। क्यों? इसलिए क्योंकि दिल्ली की टकसाल से जो मुद्राएं छपी या मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो मुद्राएं छपी उससे दिल्ली और दौलताबाद दोनों राजधानियों का अंकन किया गया है और वो मुद्राएं दिल्ली से छपी हुई हैं, तो इसका मतलब कि दिल्ली अभी भी आबाद थी, वो वीरान नहीं हुई थी। ठीक है, जबकि इब्न बतूता कहता है कि वहां पर लोगों की केवल हड्डियां बिखरी हुई थी। ठीक है, केवल कुत्ते बिल्ली भी गलियों में नहीं बचे थे। तो क्या कुत्ते बिल्ली लोग उठा के ले गए थे साथ में? भाई कोई भी लेखक किसी भी राजा या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इतना ज्यादा कटु नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों या प्रमाणों का प्रयोग किया जाए। जैसे आज की मीडिया को आप देख सकते हैं, ये लोग भी कहीं न कहीं इसी तरह का रोल अदा कर रहे हैं इस समय। ठीक है, तो यहां बच्चों इस तरह का स्टेटमेंट इब्न बतूता देता है और कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों पूरी तरह से दिल्ली के लोगों को विस्थापित कर देता है। कहां पर? दौलताबाद, जिसकी वजह से इसका यह डिसीजन क्या हुआ, फेल हुआ। लेकिन सच्चाई बच्चों कुछ और थी, सच्चाई ऐसी नहीं थी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या सच्चाई थी। सच्चाई क्या थी उसको देखिए बच्चों। राजधानी परिवर्तन राजधानी परिवर्तन 1327 में हुआ। कारण इसका क्या था? इसका कारण बच्चों राजनैतिक था। इसका कारण राजनैतिक था। यह दक्षिण को पूरी तरह से अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में करना चाहता था, क्योंकि इसे यह पता था कि संसाधनों और परिवहन का इतना बेहतर विकास नहीं हुआ है कि हम पूरे दक्षिण भारत को अपने कंट्रोल में रखकर दिल्ली से बैठकर हम उस पर शासन कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप दिल्ली में जाते तो बार बार दक्षिण में क्या होता, विद्रोह होता। तो इसने दक्षिण को एक राजधानी के रूप में बनाने की कोशिश किया और माना जाता बच्चों कि लगभग दिल्ली से दौलताबाद की जो दूरी है वो 1500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो यहां से बच्चों कहा जाता है कि जब इसने राजधानी परिवर्तन किया तो पूरी तरह से यहां के बीच जो है सड़क का क्या करता है, निर्माण करता है। सड़कों का निर्माण किया, पहले बीच बीच में सरायों का निर्माण किया ताकि लोग यहां पर रुककर आराम कर सकें। सराय मतलब समझते ना, बीच बीच में 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पे सराय रोडों पे बनते बच्चों, जो बाद में चल के बाजार के रूप में विकसित हुए। शेरशाह सूरी भी सराय बनवाएगा और यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक भी ये व्यवस्था करता ताकि लोग रुक के आराम कर सके, क्योंकि दूरी 1500 मील थी। ठीक, तो वह लोगों के लिए सड़कों का निर्माण करता है, सराय बनवाता है और इनके लिए भोजन खाने पीने की व्यवस्था भी करता है। खाने पीने की पूरी तरह से क्या करता, व्यवस्था करता है। और सुनिए बच्चों
कहता है कि दिल्ली में जितने लोगों ने राजधानी माने दिल्ली के जितने अच्छा, पहली बात तो पूरी जनता को उसने विस्थापित नहीं किया था, बल्कि अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग या प्रशासनिक वर्ग को ही केवल उसने विस्थापित किया था। जो इतिहासकार ये कहता है कि उसने पूरी दिल्ली के लोगों को, इब्न बतूता के अनुसार उसने पूरे दिल्ली के लोगों को दौलताबाद भेज दिया, बच्चों ये गलत है, ऐसा उसने नहीं किया था। ठीक है, केवल कुछ वर्गों को उसने विस्थापित किया था, ठीक है, जो उसके लिए प्रशासन में जरूरतमंद थे। अच्छा, दूसरी बात कहा जाता है कि यह प्रयोग, यह कार्य सबसे पहले एमबीटी की स्वयं की मां ने किया था। दिल्ली को छोड़ने वाली सबसे पहले उसकी क्या थी? मां थी। ठीक है, ताकि लोगों में मैसेज अच्छा जाए, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक की मां ने दिल्ली को क्या किया? छोड़ा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन लोगों को दिल्ली से विस्थापित किया, इन लोगों की जितनी प्रॉपर्टी दिल्ली में थी, जितनी प्रॉपर्टी दिल्ली में थी, उसके बदले अपने राजकोष से इनको क्या करता है? धन देता है, और इनकी सारी प्रॉपर्टियों को क्या करता है? खरीद लेता है। यानी इनको आर्थिक नुकसान भी नहीं होने दिया था बच्चों, आर्थिक नुकसान भी नहीं होने दिया था। लेकिन दुर्भाग्य था मोहम्मद बिन तुगलक का कि वह इस बात को नहीं समझ पाया कि पैसा किसी की भावनात्मक लगाव को बच्चों नहीं समाप्त कर सकता। हमारा मकान है, चाहे वो भले ही मिट्टी का बना हो, ठीक, लेकिन हमारा जो एक भावनात्मक लगाव अपनी मिट्टी और अपने मकान से होता है, वो बच्चों समाप्त नहीं हो सकता। इस बात को मोहम्मद बिन तुगलक नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से यहां से लोगों का जो विस्थापन हुआ, उनकी जो होम सिकनेस थी, जो अपने उनके मूल आवास की जो भावना थी वो बनी रही, वो समाप्त नहीं हुई। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ा रीजन नहीं था, ये बहुत बड़ा रीजन नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य ये था, कहा जाता बच्चों जिस समय ये राजधानी परिवर्तन हुआ उस समय गर्मी का मौसम था बच्चों, गर्मी का मौसम था, और मौसम कहीं न कहीं इनके अनुकूल नहीं था, क्योंकि ये तुर्क बच्चों ठंडे प्रदेश के लोग थे। ये तुर्क कहाँ के लिए थे? ये ठंडे प्रदेश के लोग थे बच्चों, और ठंडे प्रदेश का होने के कारण कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ही इस बात को समझ नहीं पाया, और मात्र कुछ दिनों में मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद से भागकर वापस कहाँ चला आया? दिल्ली चला आया। दौलताबाद से भागकर वापस कहाँ चला आया? दिल्ली चला आया। इसका एक गलत निगेटिव इंपैक्ट गया। ठीक है, सही समय पर यह डिसीजन भी नहीं लिया गया, सही समय पर यह डिसीजन भी नहीं लिया गया, और इस गर्मी से दिल्ली वापस आ जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों, कहा जाता है कि राजधानी परिवर्तन को उसने कैंसिल क्यों किया, क्यों रद्द किया? उसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि दौलताबाद में जब ये गया, तो दौलताबाद में रहने के दौरान इसने इस बात को महसूस किया कि अगर हम दौलताबाद रहकर दिल्ली के माने दक्षिण भारत को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम दौलताबाद रह के उत्तर भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी अगर हम दौलताबाद बचाएंगे, दक्षिण भारत को बचाएंगे, तो उत्तर भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। जब इस बात को मोहम्मद बिन तुगलक ने महसूस किया, तो उसने इस राजधानी परिवर्तन को बच्चों क्या किया? रद्द कर दिया। अगर यही बात वह राजधानी परिवर्तन के पहले समझ लिया होता, तो शायद जो है उसका यह योजना फेल न होती। लेकिन जब वो दौलताबाद में अपनी राजधानी बनाया और कुछ टाइम पीरियड वहां पर उसने स्पेंड किए बच्चों, तो उसने इस बात को महसूस किया कि मैं दक्षिण में दौलताबाद रहकर दक्षिण को कंट्रोल तो कर सकता हूं, नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन मैं उत्तर भारत को क्या करूंगा बच्चों? खो दूंगा, और मुगल उस पर क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। इसी वजह से उसने दक्षिण के मोह को त्याग कर बच्चों वह उत्तर भारत को ही अपने नियंत्रण में रखने का क्या किया? प्रयास किया, और पुनः वापस राजधानी चला आता है। और आपको पता है परिणाम स्वरूप आप अगर देखेंगे तो जब दक्षिण में आप देखिए तो दक्षिण में विद्रोह भी हुए, और विद्रोह हुआ, परिणाम उसका निकला कि दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का निर्माण हो गया और विजयनगर साम्राज्य का निर्माण हुआ। ये दोनों साम्राज्यों का निर्माण बच्चों तुगलक वंश के राज्य क्षेत्र से अलग होकर हुआ था। इनके राज्य क्षेत्र के ही विद्रोही लोगों ने उस क्या क्या किया? स्थापना किया। तो जो इन्होंने सोचा था बच्चों हुआ वही। ठीक है, ये इनका राजधानी परिवर्तन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पानी क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। सांकेतिक मुद्रा,
चलिए देखिए, टोकन मनी किसे कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा किसे कहा जाता है, सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा बच्चों वह मुद्रा होती है जिसका अंकित मूल्य और धातु मूल्य क्या हो, अलग अलग हो। वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य एवं धातु मूल्य अलग अलग हो। जिसका अंकित मूल्य एवं धातु मूल्य क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, अंकित माने सांकेतिक मुद्रा। जैसे आज की जो आपकी करेंसी है, ठीक, इस पे 2000 का अंकन होता है, 2000 की नोट है, तो क्या ये जो नोट है बच्चों, जिस कागज के टुकड़े पर ये बनी है, क्या इस कागज का टुकड़ा भी 2000 रुपए के बराबर है। भाई जिस कागज पे ये बनी है ये नोट, क्या उस कागज की वैल्यू भी 2000 के इक्वल है, नहीं है बच्चों, उस कागज की वैल्यू भी 2000 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको ध्यान होगा कि यही काम बच्चों इसी को क्या कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा, यानी वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य और धातु मूल्य बराबर न हो, यानी जिसपे वो बनी है वह मूल्य और अंकित मूल्य दोनों इक्वल न हो। ठीक है, इसके पहले तुगलक वंश में चांदी की मुद्रा का सबसे अधिक प्रचलन था, चांदी सबसे बहुमूल्य धातु थी। और ये कैसी मनी है, ये एग्जैक्ट मनी है बच्चों, एग्जैक्ट मनी है, यानी धातु मुद्रा, यानी वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य और धातु मूल्य दोनों क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लीजिए चांदी का एक टुकड़ा है, ठीक, अब इस चांदी को मान लीजिए ये मूल्य, इस चांदी का मूल्य सपोज करिए मान लीजिए 500 रुपए है। अगर आप इस पे 500 रुपए अंकित कर दें, यानी इस धातु का मूल्य और इस पे अंकित मूल्य अगर दोनों बराबर हैं, तो ये एग्जैक्ट मनी होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट मनी होता है। लेकिन जो सांकेतिक मुद्रा होती है उसमें बच्चों अंकित मूल्य और धातु मूल्य बराबर नहीं होते। ठीक है, और आपको पता है कि सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा बच्चों, अच्छा ये एक बड़ी कॉमन चीज आपने देखा होगा, अभी जो भी पढ़ा आपने एमबीटी के बारे में, एमबीटी ने जो जो किया वह इतिहास में पहले भी हो चुका था और पहले लोगों ने सफल नेतृत्व किया। जैसे कर वृद्धि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, सफल रहा। जैसे राजधानी परिवर्तन देखिए कनिष्क ने भी किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, सफल रहे। वही सांकेतिक मुद्रा भी देखिए, हर जगह इतिहास में इनके लिए उदाहरण था, लेकिन उस उदाहरण से ये सीख नहीं पाए। अगर इनके नज़र से इतिहास को देखा जाए तो इतिहास की उपयोगिता कुछ भी नहीं है, जबकि इतिहास की उपयोगिता यही होती है कि लोगों को इतिहास सिखाता है कि आने वाला फ्यूचर उनका बेहतर कैसे हो, वो अपने पास्ट को देखकर सीख सकते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं सीखा, मोहम्मद बिन तुगलक ने बच्चों नहीं सीखा। और देखिए कहा जाता है इनके पहले भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, और इनसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ, चीन में। कहाँ पे हुआ था बच्चों, चीन में। सबसे पहला चीन ही है जिसने कागजी मुद्रा को क्या किया, जारी किया। सबसे पहले कागजी मुद्रा किसने जारी किया, चीन ने। चीन में बच्चों किसने जारी किया, कुबलई खां। किसने जारी किया था, कुबलई खां ने। किसने जारी किया, कुबलई खां। कुबलई खां ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा को जारी किया था, और इस मुद्रा को बच्चों एक नाम दिया गया था, और वो नाम था क्या, चान। इसे क्या कहते थे, चान कहते थे। ठीक है, इस मुद्रा का नाम क्या था, चान, जो मुद्रा जारी की गई थी। इसके बाद एक मंगोल शासक था, उसने भी ऐसा किया। मंगोल शासक गैखात खां ने, मंगोल शासक गैखात खां, गैखात खां, इन्होंने भी सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, और दोनों की सांकेतिक मुद्राएं क्या रही, सफल रही। दोनों की बच्चों सांकेतिक मुद्राएं क्या रही, सफल रही। तो प्रश्न यह है कि आखिर इन्होंने क्यों जारी, माने इनकी योजना क्यों विफल रही। ठीक है,
इनकी योजना क्यों विफल रही। तो चलिए देखिए इनकी योजना क्यों विफल रही सांकेतिक मुद्रा की। पहली बात तो ये कहा जाता है बच्चों, चूंकि चांदी के अभाव में इनके राज्य में चांदी का क्या हो गया था, अभाव हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, इस मुद्रा को जारी किया था। ठीक है, चलिए आप लोग आपस में बिजी हैं। ठीक बच्चों, ये बड़ा टॉपिक है, ठीक, आपस में आप लोग बिजी हैं और ये लंबा टॉपिक है, तो इसको शार्ट में समझाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी सांकेतिक मुद्रा के साथ साथ आपको खुरासन अभियान और कराचिल अभियान, खुरासन और कराचिल ये दोनों भी बताने हैं। तो खुरासन अभियान और कराचिल अभियान ये दोनों भी चर्चा करना है, तो कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को कल कवर करते हैं, सांकेतिक मुद्रा, खुरासन अभियान और कराचिल अभियान। ठीक बच्चों, ये कल की क्लास में करेंगे और आज आपका टाइम हो गया चुके। ठीक है, बाकी कुछ पूछना है आप लोगों तो पूछ सकते हैं आप लोग, मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक जा रही है। ठीक है, महान गणितज्ञ रामानुजन, दीपशिखा जी, मुकेश जी, शिवम, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बच्चों। अजय महतो, ठीक है, ये एक्चुअली बड़ा टॉपिक है, इसमें बताना पड़ेगा ना सबको ना किस ने क्या माना है, सबके सिद्धांत को बताना पड़ेगा, तो इसलिए इसको कल ही रखते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, नहीं आज बेटा आज टेस्ट नहीं कराएंगे, ठीक है आप लोगों का, ठीक, आज टेस्ट नहीं होगा, कल टेस्ट कराएंगे। ठीक, तो आज कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट शेड्यूल कल रखेंगे। ठीक, टेस्ट शेड्यूल को कल रखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों, आप सभी लोगों को शुभ रात्रि हमारी तरफ से बच्चों, शुभ रात्रि सभी को। ठीक, थैंक यू।